एक 10 साल की लड़की समंदर के किनारे रोज समंदर से आकर झगड़ा किया करती थी और भगवान से भी झगड़ा करती है। कहती है कि मेरे पापा तुम्हें लौटाने होंगे, जब मेरे पापा आ जाएंगे तभी मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी। और वो रोज समंदर से लड़ाई करती है, कहती है कि तुम्हें उसे लौटाना होगा। भगवान से प्रार्थना करती है कि कहो ना समंदर से कि मेरे पापा मुझे वापस लौटा दे। यहाँ पर दूसरी तरफ एक सीन हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक व्यक्ति समंदर की लहरों में तपती दोपहरी में, और जिसका चेहरा भी बदल चुका था सूरज की रोशनी से, जिसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी आ जाती है, और जो व्यक्ति हर रोज अपनी मृत्यु का इंतजार करता है। ये व्यक्ति जो समंदर में खो चुका था, वो लड़की जो हर रोज प्रार्थना कर रही है कि नहीं, तुम्हें मेरे पिता को या मेरे फादर को लौटाना होगा, मैं उनके साथ ही अपना जन्मदिन मनाऊंगी। दरअसल इस लड़की का कोई भी नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से प्रार्थना की ताकत बताऊंगी। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, भाई हमारे यहाँ पर एक कहावत है, कहते हैं कि दुआ और दवा जब दोनों एक साथ चलती हैं तो इंसान पर गहरा असर होता है। तो तभी तो कहा है कि दुआ और दवा दोनों साथ चाहिए। लेकिन इस कहानी में महसूस होता है कि केवल दुआ ने वो काम कर दिया जो शायद दवा भी नहीं कर पाई। और आज मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ बताऊंगी कि दुआ ने या प्रार्थना ने या उसके मन की अंतरात्मा ने भगवान को किस तरह से कहते हैं ना कि भगवान को भी मानने पर मजबूर कर दिया। एक 10 साल की बच्ची की प्रार्थना ने, जो सरकार नहीं कर पाई, जो लोग ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए, उसका पिता क्या वापस लौट कर आएगा एक बेटी की प्रार्थना पर। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। जिस बेटी के लिए पिता ही इस दुनिया में सब कुछ था, उसकी माँ इस दुनिया में रहती नहीं है, उससे क्या बीतती है जब उसका पिता समंदर में खो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको दुआ या प्रार्थना की एक अच्छी खासी स्टोरी बताती हूँ और एक अच्छे खासे प्रमाण आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी प्रार्थना में कितनी ताकत हो। प्रार्थना सच्चे दिल से होनी चाहिए। तो ये कहानी एक जंग है उस व्यक्ति की जो अपनी बेटी के लिए लड़ा समंदर से। समंदर से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन वो अपनी 10 साल की बेटी के लिए समंदर से भी लड़ जाता है और उसकी बेटी की दुआ या उस पिता को वापस लेकर आती है हर हालत में। तो चलिए, कहानी शुरू होती है यहाँ पर 2012 से 18 नवंबर से। 2012 में 18 नवंबर की बात होती है। यहाँ से कुछ दिन पहले की आपको मैं बात बताती हूँ। मैक्सिको के दक्षिणी तट पर बसे कस्बे पीजी जापान के रहने वाले 2 लोगों के। यहाँ पर इन 2 लोगों के नाम आपको बताऊं। एक का नाम जोस होता है, जोस जो 36 साल का है, जिसकी एक 10 साल की बेटी है। दूसरा एजिकियल जो 22 वर्ष का है, जवान मछुआरा है। जॉर्ज और एजिकियल दोनों जवान मछुआरे थे। यहाँ पर एजिकियल ज्यादा जवान होता है, जॉर्ज एक अनुभवी मछुआरा था, लेकिन दोनों ही मछुआरे होते हैं। अब थोड़ी सी रोशनी जॉर्ज की जिंदगी पर डालते हैं। जॉर्ज एक बहुत खुशमिजाज व्यक्ति था। वो बच्चों का ख्याल रखने वाला, अपने साथ रहने वाला, हर उस व्यक्ति का ध्यान रखा करता था जितनी उस व्यक्ति को जरूरत होती है। यहाँ पर जॉर्ज अपनी 10 साल की बेटी से बहुत प्यार करता है और जॉर्ज की उसकी पत्नी बचपन में ही उसकी बेटी को छोड़कर चली गई थी, यानी 2 साल की बेटी को। जॉर्ज अपनी बेटी को खुद पाल रहा था। जब वो समंदर में मछली पकड़ा करता, जब अपनी बेटी को किसी के हवाले किया करता। अब दोस्तों, यहाँ पर तारीख आती है 2012 18 नवंबर। जॉर्ज बहुत ही खुश था क्योंकि ये समंदर से मछली पकड़कर दिन रोज भारी मात्रा में पैसे कमा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एजिकियल को शादी करनी थी और शादी के लिए उसे बहुत सारे पैसे जुटाने थे। अब यहाँ पर रोज की तरह ये समंदर में जाया करते अपनी छोटी सी नाव को लेकर और उसी नाव से मछलियां पकड़कर वापस उन मछलियों को अच्छे दामों में बेचा करते। एक छोटा सा वॉकी
वॉकी टॉकी लगा लो या रेडियो लगा लो और उस नाव में थोड़ी सी बर्फ रखकर ये ले जाया करते। अब यहाँ पर जो 18 नवंबर 2012 की तारीख होती है तो यहाँ पर इज़िकियल उस नाव को समंदर में उतारता है। जैसे ही वहां पर जॉर्ज पहुंचता है, जो जॉर्ज होता है, तो वो कहता है कि इज़िकियल आज मुझे समंदर का मिजाज ठीक नहीं लग रहा है, क्यों ना आज हम मछली ना पकड़े। तो यहाँ पर इज़िकियल कहता है जो 22 वर्षीय होता है कि नहीं जॉर्ज, मुझे तुम्हें नहीं पता, मुझे शादी करनी है और शादी के लिए मुझे बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने हैं। जॉर्ज कहता है कि मेरी 10 साल की बेटी है, तुम्हें शादी करनी है, लेकिन आज मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जॉर्ज कहीं ना कहीं इसकी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस यानी भावुक और थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आज चलते हैं। आज इनका प्लान था कि हम नजदीक से मछलियां नहीं पकड़ेंगे, समंदर में करीब हम 120 किलोमीटर दूर जाएंगे और वहां से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाएंगे, जिससे हमारे पैसों की ज्यादा कमाई हो। अब यहाँ पर ये दोनों ही इस नाव में बैठ जाते हैं। बेटी हर रोज की तरह अपने पिता को अलविदा कहने के लिए आई थी। वो मुस्कुराती हुई तट पर खड़ी हुई अपने पिता को अलविदा कहती है। जॉर्ज अपनी बेटी को अलविदा कहता है और यहाँ पर जो इज़िकियल होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को अलविदा कहता है, जिसकी शादी के लिए वो पैसे जुटा रहा था। दोस्तों, दोनों ही मछुआरे वहां पर पहुंच जाते हैं जो सीमा इन लोगों ने तय की थी, यानी 120 किलोमीटर दूर। अब ये वहां पर पहुंचकर खूब मछलियां पकड़ते हैं। बड़ी मछली इनके हाथ में आती हैं, उन्हें बर्फ में लगाते हैं और बर्फ में लगाने के बाद इनको रात हो जाती है। रात होने के बाद जैसे ही सुबह होती है और इनकी आंखें खुलती हैं तो इन्हें समंदर का मिजाज ठीक नहीं लगता है। शायद बादल आज कुछ कह रहा था। आज इन्हें लग रहा था कि सब कुछ हमारे विपरीत होने वाला है। समंदर में तेज आंधी, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। जॉर्ज और इज़िकियल को परेशानी होने लगती है क्योंकि उस नाव में ये दोनों ही सवार होते हैं। समंदर की लहरें जब उठती हैं तो ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन लहरों से ये लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि मुझे मेरी बेटी के लिए घर वापस जाना है। इज़िकियल कहता है कि मुझे मेरी प्रेमिका के लिए घर जाना है। अब आपको बताऊंगी कि किसकी प्रार्थना कितना ज्यादा काम करती है। समंदर में जो तूफान मच रहा था, उस तूफान ने शायद इनको चारों तरफ से घेर लिया था। जो समंदर की लहरें हैं वो इनकी नाव की ऊपर से गुजरने लगी थी। नाव क्या, एक छोटा सा जहाज था या कुछ भी लगा लो। अब इसके बाद क्या होता है कि जब इन्हें लगता है कि हम डूबने वाले हैं तो जितनी भी मेहनत करके इन लोगों ने मछलियां पकड़ी थी उन सारी मछलियों को इस समंदर में डाल देते हैं, क्योंकि ये परेशान थे और ये उस तूफान से लड़ते रहते हैं। उन लहरों की थपेड़ों ने इन लोगों को समंदर में करीबन यहाँ पर 400 किलोमीटर दूर तट से दूर कर दिया था, यानी अंदर की तरफ ये 400 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। जो वॉकी टॉकी या रेडियो इनके पास होता है वो भी तहस नहस हो जाता है। मछलियों को ये समंदर में फेंक चुके थे। बहुत जरूरी सामान इन लोगों ने इधर उधर कर दिए थे। अब यहाँ पर तूफान थम तो गया था, लेकिन शायद इनके जीने की उम्मीद इनसे छीन कर ले गया था, क्योंकि यहाँ पर 10 साल की बेटी किससे कहे, और ये लोग अब उस समुंदर में खो चुके थे। समुंदर में जब ये लोग खो जाते हैं तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो यहाँ पर इज़िकियल की प्रेमिका होती है वो घूमने के लिए बाहर चली जाती है। उसी दिन घूमने के लिए बाहर चली जाती है। 10 साल की जो बेटी होती है उसे पता है कि पिता मछली पकड़ने के लिए गए हैं, लेकिन जिसके भरोसे उसको छोड़कर गए हैं वो लोग भी अब ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये लोग बहुत अब मुसीबत में आ चुके थे, समंदर में भटक चुके थे। इनको ये नहीं पता था कि हम कौन सी दिशा में अपना काम करें, यानी कौन सी दिशा में अब इस नाव को हम लेकर चलें। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, 438 दिन तक बिना खाने पीने के ये इस समंदर में रहते हैं। अब आपको सफर बताती हूँ, सफर क्या होता है। यहाँ पर जो इज़िकियल होता है वो जॉर्ज से कहता है कि मेरी जो प्रेमिका है जरूर हमारे लिए मदद भेजेगी। अब यहाँ पर जैसे ही ये सफर कर रहे थे तो दिशा का इन लोगों को मालूम नहीं होता है और विपरीत दिशा में ये
चलते जा रहे थे। और ये लड़का जो इज़ेकियल होता है, ये बार बार कहता है कि मेरी प्रेमिका जरूर हमें बचाव टीम भेजेगी ढूंढने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर जॉर्ज को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसकी 10 साल की बेटी होती है। अब यहाँ पर कुछ दिन निकलते हैं। ये क्या करते हैं, जो बारिश का पानी होता है उसे नाव में एक तरफ इकट्ठा करते हैं, या इन दोनों ने जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों में उस पानी को करते हैं और उसको चूस कर पीते हैं, क्योंकि समंदर का पानी ये पी नहीं सकते थे। कुछ पंछियों को पकड़कर ये खाने लगते हैं, क्योंकि जिंदा रहना है ना, जिंदगी जीनी है। अब यहाँ पर जो कपड़ों का चूसा हुआ गंदा पानी ये पीते हैं, तो यहाँ पर जो इज़ेकियल होता है इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब समंदर में कोई डॉक्टर नहीं होता, लेकिन जॉर्ज जो अनुभवी था, जिसे अनुभव होता है, वो बीमार नहीं था, लेकिन वो भी दिन पर दिन कमजोर हो रहा था। धीरे धीरे 3 महीने इसी तरह से संघर्ष करते हुए इन्हें बीत जाते हैं। 3 महीनों तक ये कच्चा मांस खा रहे थे और समंदर में पानी इकट्ठा कर कर पी रहे थे। किसी दिन तो इनको पानी भी नहीं मिलता है। अब इज़ेकियल की तबीयत इतनी बिगड़ने लगती है कि समंदर में उसे अपनी प्रेमिका एक जहाज में बैठी हुई उसे लेने के लिए आती हुई नजर आती है। जिस तरह से रेगिस्तान में आपको दिखाई देता है कि वहां पर पानी का तालाब है और आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर तालाब नहीं मिलता है, इसी तरह से इज़ेकियल को बीमारी के कारण भ्रम उसके दिमाग में हो रहा था। कभी वो हंसने लगता था, कभी वो रोने लगता था, कभी अपनी प्रेमिका का नाम पुकारने लगता था। दोस्तों, यहाँ पर इज़ेकियल को 4थे महीने में बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है। जॉर्ज के पास कोई इलाज नहीं रहता। वो पूरी कोशिश करता है इस 20 साल के इज़ेकियल को बचाने की, लेकिन जॉर्ज इसमें सफल नहीं हो पाता है। अब इज़ेकियल की आवाज भी बंद होने लगी थी, यानी अब वो बोलने से बंद हो जाता है। कई 4 महीने जब पूरे होते हैं तो एक दिन की सुबह जब ये उठते हैं तो जॉर्ज इज़ेकियल से कहता है कि चलो अब खाना पकड़ेंगे। तो इज़ेकियल अपनी शर्ट के नीचे से उठता ही नहीं है। यहाँ पर जॉर्ज को डर लगने लगता है। जॉर्ज जैसे ही इज़ेकियल के पास पहुंचता है और उसे देखता है तो वो बिल्कुल ठंडा और नीला पड़ चुका था। उसे वो थपेड़ता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इज़ेकियल नहीं उठता है। कितने दुख की बात है, वो 4 महीने ही इस समंदर में संघर्ष कर पाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो इज़ेकियल होता है, जॉर्ज उसे 2 दिन तक अपने साथ मृत नाव में घुमाता रहता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोमा के अंदर गया है, लेकिन जब उसके शरीर से बदबू आने लगती है तो जॉर्ज को समझ आ जाता है कि इज़ेकियल अब इस दुनिया में नहीं है। एक सच्चे साथी होने के कारण बहुत ही श्रद्धा पूर्वक जो जॉर्ज होता है वो इज़ेकियल को अपनी नाव से नीचे समंदर की गोद में दे देता है। कैसा पल रहा होगा, जिस बच्चे को वो अपने साथ लेकर आया था उसके सामने वो बच्चा ही होता है और उसे वो समंदर की गोद में सुला देता है। अब जॉर्ज अकेला जीने और मरने की लड़ाई लड़ रहा था। जॉर्ज हर रोज इसी उम्मीद के साथ सोया करता कि कल सुबह शायद मैं भी इज़ेकियल की तरह नहीं उठूंगा, रोज पंछी पकड़ने और या कुछ मछलियां पकड़ने और उनसे अपने पेट की भूख मिटाने। जॉर्ज, मैं आपको बताऊं, वो धीरे धीरे उसे नहीं पता था कि मुझे 9 महीने और इस समंदर में बिताने हैं। इधर दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जॉर्ज की जो बेटी होती है वो जिसके साथ रहती थी, यहाँ पर उन लोगों ने प्रशासन से भी कहा, कानून से भी कहा, लेकिन दोस्तों कोई भी जॉर्ज को नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि उनकी दिशा किसी को भी मालूम नहीं होती है। वो रोज समंदर से आकर शिकायत करती थी कि तुम इतने बड़े क्यों हो, तुम मेरे बाबा को नहीं निगल सकते, तुम मेरे बाबा को नहीं ले सकते, मेरे रुए खड़े हो रहे हैं। ये बात बताने में एक 10 साल की लड़की कहती है कि मैं 11वीं साल में चलने वाली हूँ। अगर तुमने मेरे बाबा को नहीं दिया ना तो मैं जिंदगी भर बर्थडे नहीं मनाऊंगी। और वो समंदर से कहने लगती है कि तुम मेरी प्रार्थना नहीं सुनोगे, तुम्हें मेरे बाबा को देना होगा, हर हालत में देना होगा। वो भगवान के सामने प्रार्थना करती है। जिसके साथ रहती है उससे कहती है कि देखना मेरे बाबा जरूर आएंगे,
ये मेरा विश्वास है। और उस लड़की ने करीबन मैं आपको बताऊं 438 दिन तक समंदर के किनारे आकर समंदर से शिकायत की और हर रोज कहा कि मेरे बाबा को वापस दो, तुम्हारे पास मेरा बाबा है। एक लड़की की प्रार्थना, वो भी 10 साल की। अब यहाँ पर दूसरे दिन इस लड़की का जन्मदिन आने वाला था। ये समंदर के तट पर बैठी हुई रो रही थी और कह रही थी कि तुम बहुत धोखेबाज हो, तुम सही नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं बाबा के बिन कैसे जन्मदिन मनाऊं। और दोस्तों, जन्मदिन पर भी बाबा नहीं आता है। ये कंकर मारने लगती है समंदर में। लगता है कि लहरें इससे बात कर रही हैं और ये लहरों से बात कर रही है। जो औरत इसके साथ आया करती थी वो भी भावुक हो जाती है और वो कहती है कि भगवान इसके पिता को लौटा दो। लेकिन सभी को उम्मीद टूट चुकी थी। आप सोच कर देखिए, यहाँ पर इनको 6 से 7 महीने समंदर के अंदर हो चुके थे। सभी लोग कहते हैं कि अब वो नहीं बचे होंगे, वो जीवित हो ही नहीं सकते, क्योंकि समंदर में कोई खाने पीने की सुविधा तो है ही नहीं। लेकिन एक बेटी का विश्वास नहीं टूटता है। जिसके पास रह रही थी वो भी उस बेटी को अनाथ आश्रम में भेजने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर वो बेटी कहती है कि कुछ और दिन मुझे अपने साथ रख लो, और वो अब अकेली समंदर से लड़ाई लड़ती है। यहाँ पर पिता समंदर से लड़ रहा था, बेटी लहरों से लड़ रही थी, किनारे पर खड़ी होकर लड़ रही थी। तो इस तरह धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन 8वें महीने में जो जॉर्ज होता है वो सो रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, यानी एक बड़े जहाज की आवाज। जब उसके कानों में ये बड़े जहाज की आवाज पड़ती है तो मानो उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर पूरे समंदर में चीख पुकार मचा दी कि मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन उन जहाज के लोगों ने यहाँ पर जॉर्ज को देखा ही नहीं। जब वो लोग जॉर्ज को नहीं देखते हैं तो वो टूटकर हताश बैठ जाता है। जब भी जॉर्ज मौत के करीब हुआ करता तभी उसकी बेटी की वो हंसता हुआ चेहरा उससे कहा करता कि नहीं बाबा, आप हार नहीं मान सकते। जैसे वो बेहोशी की हालत में जाने को होता तभी बेटी कहती है कि बाबा तुम्हें उठना होगा, मेरे लिए घर आना होगा। उसको इस तरह के जॉर्ज को ख्वाब आ रहे थे। धीरे धीरे वक्त निकल जाता है और दोस्तों यहाँ पर इसको करीबन 12 महीने यानी 1 साल निकल जाता है। वो जन्मदिन पर भी एक मछली काटकर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। अब धीरे धीरे जो वक्त निकलता है तो यहाँ पर 13वां महीना इसको चलता है और शायद अब ये अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था कि कब मुझे मृत्यु आएगी, कब मुझे मृत्यु आएगी। अब ये अपनी नाव में पड़ा था। इसका वजन बहुत कम लग रहा था, मानो इसके अंदर हड्डियां ही हो। इसके कपड़े फट चुके थे। सूरज की तपन ने इसकी जो स्किन होती है उसे बिल्कुल रंग बदल दिया था। इसका रंग बिल्कुल बदल चुका था। चेहरे पर लंबे बाल, सिर में लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, और ये बिल्कुल ही जॉर्ज नहीं लग रहा था। अब ये अपनी मृत्यु का इंतजार करता है। आज ये शिकार भी नहीं करता है, यानी आज ये किसी पंछी को या किसी मछली को भी नहीं पकड़ता है। यानी आज जॉर्ज हार मान चुका था। यानी ये इसका 438वां दिन होता है। 38वें दिन ये हार मान चुका था और अपने आप को कहता है कि हे समंदर, मुझे अपनी गोद में समा ले, अब मैं भी तेरे पास आने वाला हूँ। अब ये पड़ा रहता है और नाव से बाहर इसने हाथ निकाल रखा था। दोस्तों, इसके हाथ में एक नारियल, सूखा नारियल टकराता है। इसके पास एक चप्पू भी होता है। जब इसे दिखता है कि एक नारियल मेरे हाथ से टकराया है तो ये एकदम से इसकी आंखें खुलती हैं। इसको ख्वाब दिख रहा था कि इसकी बेटी भागते हुए, मुस्कुराते हुए इसकी तरफ आ रही है और कहती है कि बाबा अब हम मिलकर ही रहेंगे। तभी वो नारियल टकराता है और इसकी आंखें खुल जाती हैं। लगता है इसकी बेटी इसे कोई संदेश दे रही हो। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो वो नारियल को देखकर, और जब वो बैठा होकर देखता है तो इसको एक टापू नजर आता है। दोस्तों, इस टापू का नाम यहाँ पर मासन आइलैंड होता है, यानी ये मासन आइलैंड पर पहुंच चुका था। मासन आइलैंड पर अब ये इसकी रफ्तार पूरी जान लगाता है जितनी इसमें जान होती है। और ये नाव जो इसे मृत्यु के करीब लेकर आई थी, अब ये नाव इसे उस धरती पर दिखा रही थी जहां वो 13 महीने से इसने किसी धरती को महसूस ही नहीं किया था। 13 महीने से ये समंदर में ही
तैर रहा था। नाव को जल्दी जल्दी वहां पर ले जाता है और जब ये जमीन पर पैर रखता है तो इसके पैर काम नहीं करते हैं, क्योंकि काफी दिनों से इसने पैर नहीं रखे थे ना जमीन पर। थोड़ा सा किनारे की तरफ पहुंचकर और बेहोश हो जाता है। उस आइलैंड पर इसको कुछ लोग मिलते हैं, तुरंत वो लोग इसकी सहायता करते हैं, इसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर जिस व्यक्ति में 60 से 62 किलो वजन था, कुल इस व्यक्ति में 38 किलो वजन रह जाता है। इसके शरीर की हालत, खाल इसकी लटक जाती है मानो एक हड्डियों का कंकाल, जिसे एक खाल जो ढीली खाल पहना रखी हो, इस तरह की इसकी खाल हो जाती है। चेहरा लटक जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, दिखने से कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 महीने के इलाज के बाद इसको सब कुछ सही याद आने लगता है। इसके बाद ये पूरी सच्चाई अपनी बताता है और दोस्तों इसे इसकी बेटी के पास भेज दिया जाता है, जो बेटी समंदर के ही किनारे इसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि जहां पर इसने अपनी बेटी को छोड़ा हुआ था, वो महिला कहती है कि तुम्हारी बेटी हर रोज समंदर के किनारे जाती है और उससे लड़ाई करती है, हर रोज भगवान से प्रार्थना करती है। जॉर्ज जब अपनी बेटी के पास जाता है तो बेटी भागकर गले लग जाती है। गले लगने के बाद कहती है कि बाबा 1 मिनट रुको तुम, और वो समंदर के सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत आभार करती हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों वो अलग भाषा में बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें इस भाषा में बोलकर सुना रही हूँ। वो कहती है कि मैं आपका बहुत आभार करती हूँ, आपने मेरे पिता को वापस लौटा दिया। इसी तरह से हर बेटी के पिता को वापस करना तुम सीख लो, क्योंकि तुमसे सबका पेट भरता है। कितनी बड़ी बातें कर रही थी, जो 11वीं साल में चल चुकी थी। जॉर्ज अपनी बेटी को समझ चुका था और वो सोच चुका था। वो भगवान के सामने नतमस्तक होता है, कहता है कि मेरी बेटी की प्रार्थनाओं की वजह से ही मैं जीवित रहा हूँ, वरना जो मेरे साथ इज़िकियल होता है वही क्यों नहीं जीवित रहा। वो भी तो जीवित रह सकता था, क्योंकि जॉर्ज जीवित रह चुका था। दोस्तों प्रार्थना में इतना दम होता है कि बिना दबा के प्रार्थना एक पिता को बेटी के पास पहुंचा देती है। बहुत बड़े संघर्ष की बात है। छाती सीने में दर्द होता है जब इस बात को सुनते हैं। एक लड़की जो संघर्ष नहीं हारती है, हर रोज वो अपना एक लक्ष्य बनाती है और समंदर से हर रोज लड़ाई करती है। तो कहीं ना कहीं समंदर ने भी उसको एक जगह दी और उसे उसके पिता के पास पहुंचा दिया। देखो एक एंगल से देखने में एक कहानी बहुत आम और नॉर्मल लगती है कि एक व्यक्ति को भाई एक टापू मिल गया, उसकी वजह से उसकी जान बच गई। क्या उस बेटी का संघर्ष किसी ने देखा, जो बीते 13 महीने तक समंदर के किनारे 14 महीने तक रहती है, क्योंकि 1 महीने उसका पिता हॉस्पिटल में रहता है। 14 महीने तक कोई करके देखो। ये है प्रार्थना की ताकत, ये है भगवान से मांगी हुई चीजों की ताकत। आप अगर दिल से किसी चीज को करते हैं तो नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है, जैसे कि इस कहानी में हमें देखने को मिला। दोस्तों ये 2012 की कहानी है। 2012 से आते आते यहाँ पर 2014 आ जाता है। 2014 में ये लोग आते हैं, क्योंकि 18 नवंबर को जाते हैं, तो 30 जनवरी 2014 में जॉर्ज अपनी बेटी के पास आता है, यानी समंदर से बाहर निकल जाता है। अब आप कितना प्रार्थना पर यकीन करते हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। भाई मैं तो प्रार्थना पर बहुत यकीन करती हूँ और मैंने जो भी भगवान से मांगा है देर सवेरे मुझे जरूर मिला है। जैसी जिंदगी मैंने मांगी है ऐसी जिंदगी मिली है, जैसा परिवार मांगा था ऐसा ही परिवार मिला है। जितनी मैं सच्ची हूँ उतना ही सच्चा मेरा जीवन है, क्योंकि जिस हिसाब से आप चलोगे उसी हिसाब से आपको जीवन मिलेगा। एक 10 साल की बेटी की प्रार्थना ने उसके पिता को उससे मिलवा दिया। कितनी खुशी की बात है। अगर प्रार्थना में ताकत नहीं होती तो यहाँ पर जॉर्ज की जगह इज़िकियल क्यों नहीं था। ये क्यों का जवाब आप ढूंढिए और आप सोचिए, और आपको सोचने पर ये मजबूर कर देगी। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम के वक्त होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।